आज हमको एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है, देखो वैसे इंटेलिजेंस भी हमको पढ़ना है और एक चैप्टर है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, ठीक है, ये चैप्टर पढ़ेंगे आज। और हेलो, ये जो चैप्टर है इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। क्या है ये चैप्टर? देखो हमारा क्या उद्देश्य होता है जब हम शिक्षा देते हैं, तो समाज में, किसी भी समाज में हमेशा विविधताएं पाई जाती हैं। किसी भी समाज में विविधताएं पाई ही जाती हैं। विविधताओं का मतलब होता है भिन्नताएं। विविधताओं का मतलब होता है भिन्नताएं, ठीक है। तो किसी भी समाज में भिन्नताएं हमेशा पाई जाती है, ठीक है। और ये जो भिन्नताएं हैं, ठीक है, उसमें से कुछ भिन्नताएं ऐसी होती हैं, कुछ विविधताएं, भिन्नताएं, अनेकताएं ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं सीखने को प्रभावित करती, लर्निंग को प्रभावित करती हैं, ठीक है। कैसे और क्यों? विविधताएं, भिन्नताएं तो कई आधार पर पाई जाती हैं, जैसे जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर और दिव्यांगता के आधार पर, ठीक है। अब इनमें से और भी कई आधार हो सकते हैं भिन्नताओं के, तो इनमें से ये जो आधार हैं विविधताओं के, भिन्नताओं की, जाति, रंग, धर्म, संप्रदाय, ये किसी भी व्यक्ति के सीखने को प्रभावित नहीं करते। लेकिन जो दिव्यांगता है ये सीखने को प्रभावित करती है, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे पास 5 संवेदी अंग हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, आंख, कान, इसके बाद लिख देते हैं नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है। दिख रहा है क्या त्वचा? इसके नीचे लिख देते, त्वचा, ठीक है। तो ये जो भिन्नताएं हैं, ये जो संवेदी अंग हैं, ये संवेदी अंग कुछ सूचना प्रदान करते हैं, कुछ सूचना हमें देते हैं, और उस सूचना को हम बोलते हैं संवेदना, और इन अंगों को बोलते हैं संवेदी अंग, ठीक है। इन संवेदी अंगों के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उनमें से जो ये 2 हैं, आंख और कान, ये सबसे प्रमुख संवेदी अंग है, सबसे प्रमुख सूचनाएं प्रदान करने वाले अंग है। ये दोनों जो अंग हैं, इनमें से जो आंख है, लगभग हमें 80 से 85% सूचनाएं आंख से मिलती हैं, या ज्ञान 80 से 85% ज्ञान हमें आंख से मिलता है, और 10 से 15% जो सूचनाएं हैं, जो ज्ञान है,
वो हमें कान से मिलता है। अब आप खुद ही सोचिए कि यदि यदि कोई व्यक्ति आंख से निशक्त है, आंख से दिव्यांग है या कान से दिव्यांग है, यानी जिसे दिखाई ठीक से नहीं देता या बिल्कुल ही नहीं देता, या फिर उसे सुनाई ठीक से नहीं देता या बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, ठीक है। ऐसी स्थिति में जब उसे सूचनाएं प्राप्त ही नहीं होंगी तो निश्चित ही उसका सीखना, उसकी लर्निंग, उसका अधिगम प्रभावित होगा, नहीं होगा? प्रभावित होगा। उसे समस्या आएगी, उसे कठिनाई आएगी, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि सामान्य जो बच्चे रहते हैं उनकी तरह अगर हम इसको सिखाने का प्रयास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए समस्या पैदा करेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो आंख से कान से दिव्यांग हैं, उनके लिए हमें कुछ दूसरी विधियां प्रयोग करनी पड़ सकती हैं, कुछ दूसरे शिक्षण अधिगम संसाधन प्रयोग करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तब जाके वो बेहतर सीख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके सीखने में उनकी दिव्यांगता के कारण कुछ अवरोध, कुछ रुकावट तो आती है। हम क्या चाहेंगे एज ए टीचर, एज एक शिक्षक के रूप में हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि प्रत्येक बच्चा सीख पाए। हम ऐसा अधिगम वातावरण का निर्माण करना चाहेंगे जिसमें प्रत्येक बच्चा सीख पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें इनकी दिव्यांगता का ख्याल करना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है ओवरऑल कि हमारे समाज में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जिनको सीखने में थोड़ी कठिनाई होती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा दिव्यांग भी नहीं है तो भी प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति और सीखने की विधि अलग अलग होती है। सभी बच्चे एक ही तरीके से, एक ही गति से, एक ही विधि से नहीं सीखते हैं। सभी बच्चे एक ही तरीके से, एक ही विधि से, एक ही गति से नहीं सीखते हैं, ठीक है। मैं एक बार देख लूं कौन कौन यहां पर है और कौन कौन नहीं, ठीक है। चलो, तो कोई भी कक्षा, चाहे उसमें दिव्यांग बालक हो तो या दिव्यांग बालक नहीं भी हैं तो समावेशी कक्षा ही होती है। समावेशी माने उसमें सभी तरह के बच्चे शामिल होते हैं जिनकी सीखने की गति, सीखने की विधि भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो कोई भी कक्षा एक समावेशी कक्षा ही होती, पॉइंट। अब दूसरी बात यह है, जो दिव्यांग बालक होते हैं इनको हम एक अलग नाम दिया जाता है, इनको बोलते हैं CWSN। CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN। यह एक और नाम आजकल आता है डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड यानी भिन्न क्षमता वाले, भिन्न क्षमता वाले। माने ये नाम इसलिए दिए गए हैं
जैसे ये जो दिव्यांग नाम है, ये नया नया आया है, कुछ सालों से ही प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बोले कि निशक्त है, अशक्त है, अपंग है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी कमी को दर्शाते हैं, बच्चे की कमी को दर्शाते हैं। इसलिए उन शब्दों के प्रयोग करने से बचते हुए इस तरह के शब्दों का कि दिव्यांग है या भिन्न क्षमता है, यानी क्षमता उसके पास है, थोड़ी सी भिन्न है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये शब्द आजकल प्रचलन में आए हैं, ठीक है। अब जानने वाली बात यह है कि क्या ये जो बच्चे हैं जिनको हम CWSN बोल रहे हैं, भिन्न क्षमता वाले बोल रहे हैं या दिव्यांग बोल रहे हैं, क्या ये बच्चे सामान्य बच्चों के बराबर नहीं सीख सकते हैं? क्या ये बच्चे सामान्य बच्चे जितना सीख सकते हैं उतना ये नहीं सीख सकते क्या ऐसी कुछ बात है क्या? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी दिव्यांग बालक एक सामान्य बच्चे के बराबर ही सीख सकता है, बस हमें थोड़ी सी सिखाने के लिए दूसरी विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, भिन्न विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा और उनके अनुसार भिन्न शिक्षण अधिगम संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे वो बेहतर सीख पाए, ठीक है। मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं, इस बात को समझिए। हम जैसे एक टंकी है, पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी को भरने के लिए 5 अलग अलग नल लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ी मोटर लगी हुई है। भाई मैंने बताया अभी आपको कि हम आंख से ज्यादातर सूचनाएं 80 से 85% सूचनाएं हम आंख से प्राप्त करते हैं और 10 से 15% सूचनाएं हम कान से प्राप्त करते हैं। बाकी नाक, जीभ और त्वचा, ये इनकी तुलना में काफी प्रतिशत में देखा जाए तो काफी कम सूचनाएं इनसे प्राप्त होती हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि आपके ज्ञान रूपी घड़े को भरने के लिए 5 नल लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा नल, बहुत बड़ी मोटर समरसिबल, उससे छोटी और बिल्कुल छोटे छोटे 3 टुल्लू पंप, ठीक है। ऐसे ही मानिए कि एक टंकी है, उस टंकी को भरने के लिए एक बहुत बड़ा समरसिबल मोटर लगा हुआ है, एक उससे छोटा मोटर लगा हुआ है और 3 छोटे छोटे टुल्लू पंप लगे हुए हैं इस टंकी को भरने के लिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मान लीजिए ये सबसे बड़ी मोटर है, ये खराब हो जाती है। मान ले कोई बच्चा आंख से दिव्यांग है, उसके लिए ऐसी ही स्थिति बनती, तो क्या ये टंकी नहीं भर पाएगी? भर पाएगी, क्यों नहीं भर पाएगी? बस समय अधिक लगेगा, है ना, थोड़ा सा समय अधिक लग जाएगा। मान लो चलो ये दूसरी जो मोटर है, जो सबसे बड़ी से थोड़ी छोटी है, ये भी खराब हो जाती है, तब क्या ये टंकी नहीं भर पाएगी? भर पाएगी, क्यों नहीं भर पाएगी? समय थोड़ा सा अधिक लग जाएगा, लेकिन भरेगी जरूर, और उतनी ही भरेगी जितनी पहले भरा करती थी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी दिव्यांग बालक सामान्य बालकों के बराबर ही सीख सकता है, बट अब देखो इनमें तो यह कि ये मोटर फ्लेक्सिबल नहीं है, इनकी कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, जो है वो है।
लेकिन आपके संवेदी अंगों की कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो। अगर क्या हम कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे को आंख से देखने में कठिनाई है, तो बाकी शेष 4 संवेदी अंग तो बचेंगे। उन शेष 4 संवेदी अंगों को हम अधिक से अधिक संवेदनाएं लेने का अवसर देंगे। अन्य संवेदी अंगों के माध्यम से जो उसके काम कर रहे हैं, उन संवेदी अंगों से हम अधिक से अधिक समझ उसकी विकसित करवाएंगे, अधिक से अधिक उसको ज्ञान प्राप्ति का अवसर प्रदान करेंगे अन्य अंगों के माध्यम से, जो उसके कार्य कर रहे हैं, जो अंग उसके कार्य कर रहे हैं उन अंगों के माध्यम से। अगर आंख काम नहीं कर रही है ठीक से या बिल्कुल नहीं कर रही है, तो बाकी अंग तो काम कर रहे हैं। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? हमें कुछ अलग प्रकार के अधिगम संसाधनों का विकास करना पड़ता है। जैसे जिस बच्चे की आंख ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हम ब्रेल लिपि में ब्रेल बुक्स डेवलप करते हैं, है ना। दूसरा, उसकी त्वचा से अन्य जो अंग है उनके माध्यम से अधिक सूचनाओं से मिले। तो कैसे भाई, जैसे ब्रेल लिपि में भी तो छूकर जो डॉट्स बने रहते हैं उनको त्वचा से महसूस करके ही तो समझता है। ऐसे ही मान लो मैप है ना, मैप कैसा होगा? थोड़ा उभरा हुआ मैप होंगे, उभरे हुए, तो उन मैप को वो छूकर टटोल कर एहसास कर पाएगा। या कम दिखाई देता है किसी बच्चे को, तो उसके लिए जो प्रिंट आउट देंगे वो बड़े फॉन्ट में देंगे, बहुत छोटे छोटे महीन फॉन्ट में नहीं देंगे, ठीक है। तो कोई भी बालक, ओवरऑल कहने की बात यह कि कोई भी बालक, कोई भी दिव्यांग बालक, कोई भी CWSN बालक, कोई भी डिफरेंटली एबल्ड बालक सामान्य बच्चों के बराबर ही सीख सकता है। बट हमें कुछ वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें कुछ नए अधिगम संसाधनों का, कुछ अलग तरह के अधिगम संसाधनों का जो उसे सीखने में सहायक होंगे, ऐसे अधिगम संसाधनों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और हम उसे बिल्कुल सामान्य बच्चों के बराबर सिखा पाएंगे। अब इसके लिए क्या चाहिए? किसी शिक्षक के अंदर धैर्य चाहिए, धैर्य, पेशेंस चाहिए, और उसके अंदर ये समझ। देखो, समावेशी शिक्षा की जो सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि अक्सर टीचर समझते नहीं इस बात को, कि वो क्या समझते हैं कि जो बच्चे समावेश, जो बच्चे निःशक्त बच्चे हैं, ये हमारे लिए समस्या है, अन्य बच्चों के सीखने अवरोधक हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जब तक टीचर, पढ़ाने वाले का ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा कि प्रत्येक बच्चे को सीखने का अधिकार है, वो सीख सकता है और मैं वो व्यक्ति हूं जो उनकी सहायता कर सकता हूं, तब तक समावेशी शिक्षा कभी सफल नहीं होगी। यानी ये क्वेश्चन आता है पेपर में, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि टीचर की मनोवृत्ति, टीचर की अभिवृत्ति, टीचर का जो एक तरीके से एटीट्यूड, उसमें चेंज करना पड़ेगा। जब तक वो अपने अंदर ये बदलाव नहीं लाएगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो और दूसरी बात ये समझो, ये भी क्वेश्चन आता है, दिव्यांग बच्चों को सिखाना या सीखने के अवसर देना या उनको समावेशी शिक्षा उनके लिए उपलब्ध कराना कोई उन पर दया दिखाना नहीं है, ये उनका अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 उनके लिए प्रावधान करता है, और इवन वो कहता है, वैसे जनरली ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, पर दिव्यांग बालकों के लिए 18 वर्ष तक ये अवसर देता है कि वो प्रारंभिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा ग्रहण कर पाए, ठीक है। तो ये बात याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता रहता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए, CWSN बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि हमें उन पर कृपा करनी चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। और भी कुछ ऑप्शन आते हैं, तो इसमें क्या आंसर है? क्योंकि हम, ये उनका अधिकार है।
कोई कृपा के पात्र नहीं है, वो कोई दया के पात्र नहीं है, ये उनका अधिकार है। ठीक है, तो जो ये दिव्यांग बच्चे हैं, ये जो CWSN बच्चे हैं, ये भी सामान्य बच्चों के बराबर ही सीख सकते हैं, बट आपको वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको कुछ अलग तरह की अधिगम संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, यही पेपर में आता है। ठीक है, कान से निषिक्त कोई बच्चा तो कुछ हियरिंग एड्स, AIDS, एड माने सहायक यंत्र, हियरिंग एड्स का प्रयोग करना पड़ सकता है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ओवरऑल ये है कि अगर बच्चे के अंदर कोई निःशक्तता है, तब हमें वैकल्पिक विधियों और वैकल्पिक अधिगम संसाधनों का प्रयोग करते हुए उन्हें सिखाना है, एक बात। दूसरी बात, सामान्य विद्यालय में ही सिखाना है, सबसे बड़ी बात इसमें ये, एक जो सामान्य विद्यालय होता है उसी में सिखाना। अब इस बात को बच्चे समझ नहीं पाते, बोलते सर बच्चे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा, तो तब भी सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाना है। समावेशी का मतलब ही है। क्वेश्चन आता है कि निःशक्त बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय का प्रबंध करना चाहिए। सामान्य विद्यालय में विशेष विधियों, भिन्न विधियों और विशेष अधिगम संसाधनों के मदद से पढ़ाना चाहिए। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्लास के लिए डिस्टर्बेंस है वो, ऐसे कुछ ऑप्शन आते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा है? सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाना है, बट हमें उनके लिए डिफरेंट मेथड्स का, टीचिंग मेथड्स का, डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, TLM का प्रयोग करना चाहिए। अब सामान्य विद्यालय में क्यों पढ़ाना चाहिए, सब सवाल ही आता। देखो मैं आपको बताऊं, अगर कोई निःशक्त बालक है तो उसका जो संसार है वो पहले से ही एक अलग, विशेष प्रकार के, अलग, आपके जो अनुभव है उनसे थोड़े अलग प्रकार के अनुभवों के साथ जी रहा होता है। और यदि आप उसे अलग थलग ही करे रहेंगे, विशेष विद्यालय में ही भेजेंगे, तो आप एक सामान्य बच्चे का संसार कैसा, की दुनिया कैसी होती है, इसका अनुभव तो वो कभी नहीं ले पाएगा। तो फिर तो उसके बेचारे का जीवन वैसे ही अंधकार में, मतलब बेचारे शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई बेचारे नहीं है, वो भी सक्षम व्यक्ति और काफी योगदान समाज में दे सकते हैं। अपनी तो केयर वो कर ही सकते हैं, समाज में भी काफी योगदान दे सकते हैं, बट हम उनको बेचारे समझ लेते हैं और कहीं ना कहीं ये शब्द हमसे भूल से प्रयोग हो जाते हैं। तो कोई भी जो बच्चा है, निःशक्त बच्चा है, उसकी दुनिया पहले से ही एक अलग तरह की दुनिया है, और अगर आप उसे अवसर नहीं दोगे सामान्य बच्चे की दुनिया से रूबरू होने का, परिचित होने का, तो ये आप उसके साथ अन्याय कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि उस निःशक्त जो दिव्यांग बच्चा है, उसको तो बेनिफिट होता है कि वो सामान्य बच्चे की दुनिया को में प्रवेश कर पाता है, जब साथ में वो सीख रहे हैं। तो एक सामान्य बच्चा है, उसको भी इसमें बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? पहली बात तो जितनी विविधताएं होंगी क्लास के अंदर, जितनी भिन्नताएं होंगी, हर बच्चा को उतना ही ज्यादा बेहतर सीखने के अधिगम अवसर, बेहतर भिन्न भिन्न सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं, अधिगम अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो सामान्य बच्चा है उसके अंदर एक संवेदनशीलता विकसित होती है कि भाई इन लोगों के पास क्या, इन लोगों के लिए क्या समस्या आती है जीवन में, और जब उस समस्या को वो उनको सामना करते हुए खुद देख रहा है व्यक्तिगत रूप से, तब उसके अंदर एक सेंस ऑफ जिसको अपन कहते हैं कि उसके अंदर एक संवेदनशीलता विकसित हो जाती, वो समझता है, संवेदनशील बनता है
वो समझता है कि भाई इनके जीवन में ये समस्या और ये कैसे अपने जीवन में संघर्ष करे, तो उसके अंदर कभी भी फिर उनका जीवन में कभी मखौल नहीं उड़ाएगा, उनका मजाक नहीं बनाएगा, है ना, वो उनकी रिस्पेक्ट करना सीखेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है शिक्षा का। शिक्षा पद्धति के केवल शैक्षिक उद्देश्य या विषय परक उद्देश्य ही नहीं होते हैं, समाज से जुड़े हुए भी कुछ उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि दोनों बच्चे, सामान्य बच्चा और दिव्यांग बच्चा, दोनों के ही हित में है कि वे साथ साथ सीखें, तो इसलिए हमें समावेशी कक्षा में सामान्य विद्यालय में ही सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाना रहता। एक बात और है, अगर आप अलग अलग कर दोगे तो आप क्या कर रहे हो, मैं आपको बताऊं कि ईवीएस जब आप पढ़ते हैं, ईवीएस की पेडागोजी में ये पॉइंट आता है कि हमें बच्चों के अंदर ये संवेदनशीलता विकसित करनी है कि समाज के अंदर ये भिन्नताएं पाई जाती हैं और उन भिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए, है ना। समाज एक रूप कभी नहीं, एक जैसा कभी नहीं बन सकता है। भिन्नताएं किसी भी समाज का अभिन्न अंग होती है और हमें उनको स्वीकार करना चाहिए। ये चीज हमें विकसित करानी है सामान्य बच्चों, किसी भी बच्चे के अंदर। तो भिन्नताओं को स्वीकारना आना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी बालक, मतलब आप ये क्या करना चाह रहे हो, यदि भिन्नताओं को स्वीकार नहीं करेंगे, अगर आप एक जैसा बनाना चाह रहे हो जैसा कि आप करते हो, भाई जाति के आधार पर आप विभाजन कर रहे हो, धर्म के आधार पर यदि आप विभाजन कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, एक धर्म के लोग एक जैसे, एक जाति के लोग एक जैसे, एक रंग के आधार पर एक रंग के लोगों का समूह बन रहा है, या एक भाषा बोलने वालों का समूह बन रहा है ना। तो आप क्या करो, एक जैसे पर बल दे रहे हो, अपने जैसे पे, जैसे तुम हो वैसे कोई उसी को स्वीकार करते हो आप, जो आपसे भिन्न है उसको स्वीकार नहीं कर पाते आप। तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर के बनाए हुए प्राकृतिक सिस्टम को भी चैलेंज कर रहे हो। ईश्वर चाहते हैं कि भिन्नता होनी चाहिए, वरना तो सबको एक जैसे नहीं बना देते। दूसरी बात, आप खुद सोचिए कि यदि सब दुनिया एक जैसी ही होती तो ये जीवन कितना नीरस हो जाता। आप सोचिए कि सभी दुनिया में मौजूद सभी लोगों की शक्ल सूरत एक जैसी होती, आनंद आता जीवन दुनिया में। आप जैसे आप दिख रहे हो वैसे ही सामने वाला दिख रहा है, सारे आपकी कॉलोनी में सब लोग एक जैसे ही दिख रहे हैं, पूरे संसार के सब लोग एक जैसे ही दिख रहे हैं, और मान लो सबके घर भी एक जैसे डिजाइन के होते, सबकी गाड़ियां भी एक जैसे डिजाइन की होती, तो क्या आनंद आता है इस जीवन में। फिर तो आप कहते हैं कि हे ईश्वर उठा ले मुझे यहां से। मजा नहीं है ना। मजा, आनंद, सुख भिन्नताओं को स्वीकार करने में ही है, भिन्नताओं में ही है, ठीक है। तो आप भिन्न को एक नहीं बना सकते, वो तो प्राकृतिक परिस्थिति है, बट उस भिन्नताओं को स्वीकार करना हमें आना चाहिए। सामान्य बच्चे भी संवेदनशील बनने का मतलब क्या है कि इस बात को समझें कि भिन्नताएं तो होंगी और उनको स्वीकार करें, ठीक है, उनका मखौल ना उड़ाएं। ओके, ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो CWSN बच्चे हैं, वे भी सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, बट उनके लिए थोड़ी भिन्न व्यवस्थाएं, विशेष व्यवस्था के साथ। यही क्वेश्चन आता है कि समावेशी शिक्षा में हमें दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना चाहिए सामान्य विद्यालय में बिना किसी प्रबंध के साथ, सामान्य विद्यालय में कुछ विशेष प्रबंध के साथ। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है विशेष प्रबंध के साथ, सामान्य विद्यालय में तो पढ़ाएंगे पर अब बिल्कुल ही कोई विशेष व्यवस्था नहीं करेंगे उनकी, ये भी गलत है। व्यवस्था तो विशेष करनी पड़ेगी। आप हो सकता है कि आप जैसे अलग टीचर रखने पड़ सकते हैं जो उस विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को, जैसे आंख से निशक्त बच्चे उनको, या कान से निशक्त बच्चे उनको, या एक मानसिक रूप से निशक्त बच्चे उनको सिखाने में ही उनका प्रशिक्षण हुआ है। आपने सुना होगा स्पेशल डीएड, स्पेशल बीएड। तो डीएड स्पेशल मतलब क्या, स्पेशलाइजेशन होता है इस तरह के किसी दिव्यांगों में भी अलग अलग
कैटेगरी के, किसी विशेष कैटेगरी के बच्चे को पढ़ाने में ही उनकी ट्रेनिंग हुई है। और आपकी जो सामान्य डीएड बीएड है उसको मान्यता देता है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, दिल्ली में एक संस्था है। लेकिन जो विशेष शिक्षा में जो बीएड डीएड होती है उसको मान्यता देता है आरसीआई। ये पेपर भी एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको हमेशा इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी बच्चे को, किसी भी दिव्यांग बच्चे को भी एक सामान्य विद्यालय में पढ़ाना है। ठीक है, अच्छा चलो, अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि आपके विद्यालय में, आपकी क्लास में कोई भी दिव्यांग बालक नहीं है, तब क्या, मतलब एडमिशन ही नहीं हुआ, क्षेत्र में है ही नहीं, तब क्या आपकी कक्षा एक समावेशी कक्षा है या नहीं? इसका क्या उत्तर है? तो इसका उत्तर है कि हां है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी बच्चा दिव्यांग भले नहीं है, बट सभी बच्चों की सीखने की विधि अलग होती है, सभी बच्चे एक ही तरीके से नहीं सीखते हैं, सभी बच्चों की सीखने की विधि अलग होती है, सीखने की गति अलग होती है। हर बच्चा एक ही गति से नहीं सीखता, हर बच्चा एक ही विधि से, एक ही तरीके से नहीं सीखता, अलग भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं, भिन्न भिन्न गतियों से सीखते हैं। माने कोई भी सामान्य कक्षा एक समावेशी कक्षा ही होती है, एक समावेशी कक्षा ही होती है, इंक्लूसिव क्लासरूम ही होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया भिन्नताएं तो होती ही है। आपकी क्लास में 40 बच्चे, 40 बच्चे एक ही गति से, एक ही विधि से, एक ही तरीके से नहीं सीखते हैं। जब नहीं सीखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी समावेशी कक्षा में, अब मैंने बताया कि अगर 40 बच्चे हैं जिसमें कोई भी निश्चित बच्चा नहीं है, तब भी वो समावेशी कक्षा है, क्योंकि सारे बच्चे एक ही गति से नहीं सीखते, एक ही विधि से नहीं सीखते, एक ही तरीके से नहीं सीखते। तो किसी भी कक्षा में, किसी भी समावेशी कक्षा में आपको हमेशा ही भिन्न भिन्न गतियों का, भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में कि हमें कक्षा में पढ़ाना चाहिए, एक ही एक्सपर्ट कोई ऐसा विधि ढूंढ लें जो सबके लिए काम कर जाए, उस एक ही विधि का प्रयोग करना चाहिए समावेशी कक्षा में, या भिन्न भिन्न विधियों का बच्चों की जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी कक्षा में कोई भी निःशक्त बालक नहीं है तो भी आपको भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग करना ही चाहिए, क्योंकि हर बच्चा एक ही गति से, एक ही विधि से नहीं सीखता है। और दिव्यांग बालक है तब तो करना ही करना है, क्योंकि उनकी आवश्यकता, उनकी डिमांड कुछ और है, तब वो एक सामान्य बच्चे के बराबर वो सीख पाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बात कह रहा हूं? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा अभी तक कि समावेशी शिक्षा का आइडिया क्या है, क्यों ये करी जाती है ना? तो समावेशी शिक्षा की परिभाषा भी इसमें अंतर्निहित है, मैंने जो कुछ बताया, और क्यों वो करना चाहिए वो अंतर्निहित है। क्या दिव्यांग बालक सामान्य बच्चों के बराबर सीख पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, वो भी इसमें अंतर्निहित है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब इस जो मैंने अभी कुछ बताया उसमें है, और पेपरों में आते हैं सवाल एज इट इज। ठीक है, एक बात तो ये जाननी थी आपको। दूसरी बात क्या जाननी है? दूसरी बात आपको ये जाननी है कि ये बच्चों के अंदर अलग अलग तरह की निःशक्तताएं या सीखने में समस्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं कुछ बातें करना शुरू करता हूं। जैसे एक अधिगम विकार, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे होते हैं, और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो जिनको हम सीधे सीधे लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं बोलते, बट कहीं ना कहीं उन बच्चों के सीखने को प्रभावित करती हैं। तो एक काफी आजकल पेपर में आ रहा है जिसको बोलते हैं ASD, और ये ASD का फुल फॉर्म होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक, अब ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसमें एक शब्द आया है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि इसमें कोई एक नहीं है, बहुत सारे इसमें शामिल है। जैसे आपने स्पेक्ट्रम शब्द पहले भी कहीं सुना होगा, कहा जो विजिबल रेज होती हैं, जो जो प्रकाश किरणें होती हैं, उनका स्पेक्ट्रम होता है। और उस स्पेक्ट्रम में कितने होती हैं? 7 कलर्स होते हैं, जो इंद्रधनुष के होते हैं ना, विबग्योर। तो इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो स्पेक्ट्रम में एक नहीं है, बहुत सारे। ऐसे ही है स्पेक्ट्रम का जो शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें एक डिसऑर्डर नहीं, बहुत सारे डिसऑर्डर शामिल है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वलीनता या स्वपरायणता। ऑटिज्म को, जो ऑटिज्म शब्द है ना, इसको स्वलीनता, स्वलीनता या स्वपरायणता, स्वलीनता बोलते हैं या स्वपरायणता बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं समझो। देखो ऑटिज्म में होता क्या है? ऑटिज्म में किसी बच्चे के का जो भाषाई विकास है, भाषाई विकास है, वो अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, भाषा की जब मैं पेडागोजी पढ़ाऊंगा तब मैं वो बात बताऊंगा, पर एक पॉइंट है तो वो मैं यही बता देता हूं। वहां पर बार बार ये बात की जाएगी कि कोई भी बच्चा 3 वर्ष की आयु तक अपनी मातृभाषा को सीख जाता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी बच्चे के अंदर ऑटिज्म है या नहीं है, ये 3 वर्ष की आयु तक पता चल जाता। ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। क्यों चल जाता है? क्योंकि भाषा विकास अवरुद्ध होता है ऑटिज्म में, और भाषा विकास बच्चे का मातृभाषा वो 3 वर्ष तक सीख जाता है। 2 ऑप्शन आते हैं, 3 वर्ष या 3 वर्ष या 3 से 4 वर्ष, तो दोनों ही ऑप्शन सही माने जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप इस बात को समझिए कि किसी बच्चे का भाषा विकास अवरुद्ध होगा, जिस बच्चे का भाषा का विकास ठीक नहीं हुआ है, तो वो बच्चा अपने साथियों से, जो उसके पीयर ग्रुप है, मतलब समवयस्क, समान आयु के जो अन्य बच्चे हैं, उनसे ठीक से संवाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि संवाद करने में झिझकेगा, विकास नहीं, उसका भाषा विकास अवरुद्ध है। तो अंतरवैयक्तिक कौशल जो जिनको हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वो उसका ठीक नहीं रहेगा। जब तो यदि वो अपने सहपाठियों से, मतलब बड़ों से बात करना, तो टीचर से बात करना या बड़े व्यक्तियों से बात, परिवार के बड़े व्यक्तियों से बात करना, तो वो तो एक अलग बात हो ही जाएगी, उसमें तो उसे फिर समस्या आनी है। बट इवन यहां तक कि वो अपने सहपाठियों से, अपने समान आयु के अन्य बच्चों से, पीयर्स जिनको हम बोलते हैं, इंग्लिश में पीयर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं समवयस्क, समवयस्कों से भी वो संवाद स्थापित करने में समस्या महसूस करेगा, और इस कारण उसका सामाजिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। इस कारण से उसका सामाजिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। माने भाषा विकास अवरुद्ध हुआ और उसके साथ साथ सामाजिक विकास भी अवरुद्ध हुआ। अब उसका सामाजिक विकास अवरुद्ध हुआ मतलब ज्यादा लोगों से बोलता चालता नहीं है, मतलब क्या रहेगा? स्वलीन रहेगा, अपने आप में ही लीन रहेगा, स्वपरायण रहेगा, इसलिए इसका नाम इस प्रकार से। ठीक है, रिसेंट रिसर्च हुई है, उस रिसेंट रिसर्च में पता चला है कोई विशेष प्रोटीन है जो दिमाग में नहीं बन पाती है, इस कारण से ये समस्या आती है। तो ये तो एक, अभी मैंने कुछ दिनों पहले आर्टिकल पढ़ा था, 4-6 महीने पहले पढ़ा होगा, या 8-10 महीने होंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो स्वलीनता क्या है, समझ में आया आपको? स्वलीनता ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म, इसमें क्या होता है? बच्चे का भाषा विकास अवरुद्ध हो जाता है। जब बच्चे का भाषा विकास अवरुद्ध होता है तो साथ ही साथ उसका सामाजिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, और वो स्वलीन रहता है, अपने आप में लीन रहता है, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता।
अंतर्वैयक्तिक संबंध उसके अच्छे नहीं बनते, अन्य लोगों से उसके बेहतर संबंध नहीं बनते, उन्हीं को सामाजिक संबंध बोलते हैं हम, अंतर्वैयक्तिक संबंधों को ही। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ASD है ना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ना, ये 3 वर्ष की आयु तक ही हम बच्चे में पहचान जाते हैं कि हाँ इसको है या नहीं है। दूसरी बात, ये लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक होता है, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। लड़कों में अधिक होता है, मतलब ऐसा मान के चलिए कि 10 में से 8 या 9 लड़कों को होगा, 1 या 2 लड़की। 10 केसेस में 8 या 9 लड़के होंगे, 1 या 2 लड़की होंगे, तो लगभग 80% मान लो आप, 80% लड़कों में, बॉयज में ज्यादा होता है, ऐसा लिटरेचर में है। ठीक है। ये दोनों बात आ चुकी है कि 3 वर्ष की आयु तक आप पहचान सकते हैं, लड़कों में अधिक होता है, भाषाई विकास अवरुद्ध हो जाता है, ये भी आ चुकी है, सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब जब भाषाई विकास अवरुद्ध होगा तो उसका अधिगम, तो उसका सीखना तो में तो समस्या आनी ही है, क्योंकि भाषा सभी ज्ञान किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम है। और इसीलिए आप कहते हैं कि मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, मातृभाषा में सिखाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में जिस तरह का वो चिंतन कर सकता है, किसी अन्य भाषा में ऐसा चिंतन कर ही नहीं सकता। तो जब हम दूसरी भाषा में सिखाने के बाद मातृभाषा में सिखाने की बात कर रहे हो, कोई बच्चा मातृभाषा कोई ठीक से प्रयोग नहीं करता, नहीं है ना, तो उसके सीखने में समस्याएं तो आएंगी, अपनी बात को नहीं रख पाएगा, क्या उसके दिमाग में चल रहा है वो नहीं बता पाएगा, झिझक, शर्म, जो भी कारण हो। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आपको समझ में आया। ऐसे कई सारे डिसऑर्डर जो हमको इसमें पढ़ने रहेंगे, है ना। एक होता है डाउन्स सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम जिसे मंगोलता भी कहते हैं। सर आवाज नहीं आएगी, मैसेज करके बोलो। अभी रीट जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये। ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी होने का मतलब वो ट्रिपल हो जाता है। प्रत्येक क्रोमोसोम, मानव के अंदर 46 क्रोमोसोम है और प्रत्येक क्रोमोसोम जोड़े में पाया जाता है, तो 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम माने गुणसूत्र, क्रोमोसोम माने गुणसूत्र। तो प्रत्येक क्रोमोसोम के जोड़े पाए जाते हैं। तो 21वां क्रोमोसोम जो होंगे, मतलब जोड़े में ही पाए जाते हैं, 46 होते हैं, 23 दूनी 40, टोटल 23 दूनी 40, डबल होते हैं ना, मतलब 46 होते हैं। तो जो 21वां जो क्रोमोसोम है, 21वां जो पेयर है, मतलब जोड़ा, उसमें होने तो 2 चाहिए थे पर हो जाते हैं 3। ये समस्या आती है डाउन सिंड्रोम में। बच्चे का चेहरे पे फैटी फैट हो जाता है, जो शोल्डर्स होते हैं वो गोल राउंडेड हो जाते हैं, चेहरा लटका हुआ होता है, और वैसे बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोल रहा हूँ कि देखने में भौंदू सा दिखाई देता है, और उसका दिमाग भी ऐसे ही काम करता है, मतलब ठीक से काम नहीं, मेंटली थोड़ा सा डाउन साइड में होता है। अब ये बच्चे की समस्या है और हमें इस बच्चे को भी सिखाना है। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे विशिष्ट बालक एक तरीके से हमको जानने हैं समावेशी शिक्षा के अंदर। तो ये पहले मैंने ASD के बारे में बताया था, ये दूसरे नंबर पे मैं आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया। ये इसमें इतना ही आता है बस। इस बच्चे का क्या होता है, इसके कारण, इस ट्राइसोमी के कारण मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। शारीरिक विकास भी ठीक से नहीं होता, मतलब एक एथलेटिक बॉडी नहीं बनती उसकी, लेकिन वो उतनी ज्यादा समस्या नहीं है। इसका मानसिक जो विकास है
अच्छा, जो भी कोई विकास जो भी समस्या इस तरह की समस्या होती है वो तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होते हैं। जैसे एएसडी है, पीछा आता है तो ये भी तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, एएसडी से पहले जो आपने पढ़ा था वो भी तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार विकार है, और ये भी है नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है। ओके, फिर एक होता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, एसएलडी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इनको हम बोलते हैं विशिष्ट अधिगम निर्योग्यताएं। विशिष्ट अधिगम निर्योग्यताएं, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसमें इसके लिए एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारी होती हैं, ठीक है। जैसे डिसलेक्सिया बहुत फेमस है, पेपर में बार बार आती है, जिसको हिंदी में पठन वैकल्य बोलते हैं। पठन वैकल्य, पढ़ने में समस्या आती है बच्चे को। बच्चा क्या है, जैसे मिलते जुलते शब्द होते हैं, जैसे वॉज और शॉ, इनमें अंतर नहीं कर पाता। पी और क्यू, इनमें अंतर नहीं कर पाता। न्यूक्लियर अनक्लियर, इन शब्दों में अंतर नहीं कर पाता। किसने क्वेश्चन भेजा है भाई? डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मंगोल के जो रहने वाले लोग हैं, मंगोल जो एक कंट्री अगर चाइना के ऊपर, वहां के लोग जैसे दिखाई देते हैं अपीयरेंस में, वैसे ही दिखाई देता है ये व्यक्ति। इसलिए डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म, मंगोलता भी कहते हैं, ठीक है। चंगेज खान मंगोल का ही था और जिनका मुगलों से रिलेशन है। तो जो चंगेज खान या चंगेज खान जिसको बोलते हैं, वो कैसा दिखाई देता था, वैसे ही ये लोग दिखाई देते हैं। चंगेज खान मतलब जो भी मंगोल लोग दिखाई देते हैं ना, गोल सा चेहरा और यहाँ पर फैट जमा डिपॉजिट है कंधे में और गर्दन में, कोई बहुत अंतर नहीं कर पाते हैं। मतलब दशा, मतलब यहाँ पे फैट रहता है, राउंडेड ये रहता है। तो एक तरीके से इस तरह का उनकी लुक होती है चेहरे में। जब फैट ही फैट होता है तो आंखें भी धसी हुई सी रहती हैं, तो इस तरह का दिखाई देता है। इसलिए मंगोलिज्म, जो डाउन सिंड्रोम है, उसको मंगोलता या मंगोलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले जो बात हुई थी, किसी ने प्रश्न पूछा था, उसका जवाब दिया मैंने, ठीक है। अब तो डिसलेक्सिया पठन वैकल्य बोलते हैं, पढ़ने में समस्या आती है, मिलते जुलते शब्दों में कंफ्यूजन होता है, वॉज, सॉ, पी, क्यू, न्यूक्लियर अनक्लियर, इनमें अंतर नहीं कर पाता है बालक। एक बात को समझिए आप, यहां जो शब्द आया डिस, विशिष्ट अधिगम निर्योग्यताओं में जो भी अधिगम निर्योग्यता की बात करेंगे उसके दो टाइप ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कैसे? अगर डिस की जगह ए लग जाए, एलेक्सिया, तो जो ए शब्द होता है उसका मतलब होता है नॉट, मतलब बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। ए मतलब बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और डिस मतलब कर तो पाता है, समस्या आती है, कठिनाई आती है, ठीक है। तो पढ़ने में समस्या और बिल्कुल ही ना पढ़ पाना, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, ये दोनों में ही अंतर है। अब जितनी भी मैं आगे बताऊंगा उन सब में दो टाइप हो जाएंगे, डिस और ए वाला। जैसे अब मैं दूसरा बताऊंगा आपको कि डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। अब कैलकुलिया शब्द में ही आया है, कैलकुलिया माने कैलकुलेशन, और डिस माने कठिनाई, माने गणना में, कैलकुलेशन में कठिनाई।
अब मान लो डिस की जगह ए लग जाए, ए कैलकुलिया माने बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, कठिनाई नहीं, कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे ही और भी होते हैं, डिस्फेजिया, फेजिया माने बोलना, बोलने में कठिनाई, डिस माने कठिनाई, और अगर आ जाए एफेजिया तो ए का मतलब होता है नॉट, बिल्कुल भी नहीं बोल पाएगा। समझ में आई बात? ऐसे ही एक होता है डिस्प्रैक्सिया, सूक्ष्म गतिक कौशल में कठिनाई, सूक्ष्म गतिक कौशलों को सीखने में कठिनाई, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होते हैं? इनको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, तो सूक्ष्म गतिक कौशल, देखो सूक्ष्म गतिक कौशल ये होते हैं, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा मोटर डेवलपमेंट, गतिक विकास, गामक विकास के बारे में बताऊंगा, तो वहां मैं आपको दो प्रकार के कौशल बताऊंगा, एक तो स्थूल गतिक कौशल, एक सूक्ष्म गतिक कौशल। तो स्थूल गतिक कौशल क्या होते हैं? जहां आपकी शरीर की बड़ी में, गतिक कौशल माने गति संबंधित, आपकी मांसपेशियों से जो आप गतियां करते हैं उनसे संबंधित कौशल होता है गतिक कौशल। ठीक है, तो स्थूल गतिक कौशल में आप अपने शरीर की बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हो। आप जैसे चलना, कूदना, फांदना, आप पूरे पैर की मांसपेशी का प्रयोग होगा, पूरे हाथ की मांसपेशी का प्रयोग होगा, तो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होगा, तो वहां पर होता है स्थूल गतिक कौशल। और जहां आपकी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता हो, सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग होता हो, उसको बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। आप याद करने के लिए केवल एक बात याद कर लो, आपका पेपर में क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आता है कि उदाहरण दिया रहते हैं, निम्न में से किसमें सूक्ष्म गतिक कौशल है, निम्न में से किसमें स्थूल गतिक कौशल है, ये क्वेश्चन आता है। अगर आपको अपने ये क्वेश्चन सही करना है तो आपको केवल एक बात ध्यान रखना है, बस जो भी एग्जाम्पल दिए होंगे उनमें से जिस किसी एग्जाम्पल में अंगुलियों का प्रयोग हो रहा हो, वो एक सूक्ष्म गतिक कौशल, जैसे लिखना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी रचाई, जो भी ऐसा एग्जाम्पल है जहां उंगलियों का प्रयोग प्रमुख है, वो एक सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। अब देखो, जब कभी भी आप सूक्ष्म गति करोगे, मतलब सूक्ष्म मांसपेशियां इस्तेमाल में आएंगी, तो वहां स्थूल मांसपेशियां, बड़ी मांसपेशियां तो इस्तेमाल में आनी ही आनी है, बिना उसके तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन प्रमुख चीज वहां पर सूक्ष्म मांसपेशियां होनी चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं, यदि बोर्ड पर अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, तो लिखते समय मेरे हाथ की पूरी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है, तो स्थूल मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है, वहां पर बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है। तो आप तो कहने लग जाओगे, सर आपने बोला था जहां भी आपकी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो स्थूल गति के कौशल है, और यहाँ पर आपकी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है। न बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग ना तो हो ही नहीं पाया कुछ भी। लेकिन मुख्य चीज क्या है? उंगलियों का, बिना उंगलियों का तो मैं लिख ही नहीं सकता। प्रमुख प्रयोग जो ज्यादा, जो मुख्य कौशल है यहाँ पर उंगलियों का है। धनुर्विद्या, चलो उदाहरण देता हूं, धनुर्विद्या में सूक्ष्म मांसपेशियां प्रमुख है या स्थूल मांसपेशियां प्रमुख है? बड़ी मांसपेशी प्रमुख है, छोटी मांसपेशी प्रमुख है? धनुर्विद्या में सूक्ष्म मांसपेशी प्रमुख है, और इसलिए तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था, पूरा हाथ थोड़ी मांगा था, क्योंकि वहां पर ये जो जिनसे आपको एरो को पकड़ना है, तीर को पकड़ना है,
धनुष में लगा के प्रत्यंचा पर चढ़ा हो, तो वहां तो अंगूठा, ये उंगली काम आएगी ना, इसलिए अंगूठा मांगा गया वहां। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अच्छा चलो एक उदाहरण और है यहाँ, सूक्ष्म गतिक कौशल में एक बड़ा फेमस उदाहरण है। फेमस मतलब पेपर में तो नहीं आया, पर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो, और उससे समझ में आती है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ये है कि गेंदबाजी, गेंदबाजी एक सूक्ष्म गतिक कौशल है या स्थूल गतिक कौशल है, ये आंसर देना है आपको। गेंदबाजी, बॉलिंग, क्रिकेट में बॉलिंग होती है, तो मैं आपको बताऊं, देखिए जो स्पिनर बॉलर होते हैं, स्पिनर बॉलर को, या मतलब स्पिनर बॉलर को स्पिनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बॉल को स्पिन कराता है, स्पिन माने घुमाना, बॉल को स्पिन कराता है, और बॉल को स्पिन कराने में उंगलियों का प्रयोग होता है। बॉल को ऐसे उसकी सीम पे, सीम माने जहां से सिलाई हो रही है वहां पे पकड़ता है फास्ट बॉलर, और उनको उसको इन स्विंग आउट स्विंग कराता है, तो इसमें सूक्ष्म गतिक कौशल हुआ। बट चलो हम स्पिनर की बात करें तो स्पिनर में तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बॉल को कई तरीके से पकड़ते हैं, सीम पर ही पकड़ना जरूरी नहीं है, सिलाई ऐसे राउंड में यहां जा रही है और बॉल को ऐसे पकड़ा जाता है, मतलब सीम के एक साइड में। बॉल को फेंकने के कई तरीके होते हैं, ऐसे ऐसे फेंका जाता है बॉल, तो ऐसे फेंकती तो बॉल घूमती हुई जाती है फ्लाइट, ऐसे फेंका जाता है बॉल को, ऐसे फेंका जाता है बॉल को। ओवरऑल क्या होता है कि बॉल घूमती हुई जाती है, स्पिन करती हुई, और पकड़ने के बाद पहले मतलब इसको बोलते टप्पा खाने के बाद जब बॉल उठेगी तो वो बॉल सीधे नहीं जाती, अंदर चली जाती है विकेट के, या तो ये विकेट से बाहर चली जाती है। इसके आधार पर आप लेग स्पिन या ऑफ स्पिन बोलते हो। ठीक है, तो स्पिन गेंदबाज जो होता है वो हमेशा ही, जो गेंदबाजी के स्पिन गेंदबाजी का जो कौशल है वो सूक्ष्म गतिक कौशल ही होता है। अब बात बची बात फास्ट बॉलर। अब आप बोलोगे स्पिन गेंदबाजी भले कर रहा है, लेकिन वो दौड़ के तो आएगा, हाथ भी पूरा घुमाएगा, तो ये जो क्रिया है दौड़ के आना, पूरा हाथ घुमाना, ये स्थूल गतिक गति है, स्थूल गतिक कौशल है। लेकिन जब उसने बॉल को रिलीज किया, रिलीज करते समय, बॉल को रिलीज करते समय अपने हाथों से, कलाइयों से, उंगलियों से बॉल को किधर कैसे घुमाएगा, उस पर डिपेंड करता है कि वो बॉल टप्पा खाने के बाद, पड़ने के बाद किस तरीके से जाएगी, फिर वो स्पिन होती, मतलब जाती है तभी स्पिन होती है, टप्पा खाने के बाद फिर उसके एंगल बदल जाते हैं, और इसलिए तो स्पिनर बॉलर का काफी महत्व हो जाता है क्रिकेट में। ऐसे ही जो फास्ट बॉलर है उसमें भी अगर वो इन स्विंग आउट स्विंग कर रहा है, अगर सीधी जा रही है तो सीधे फेंका और सीधी जा रही है तो उंगलियों कोई कौशल का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन इन स्विंग आउट स्विंग, विकेट के अंदर जाना, विकेट से बाहर जाना, पढ़ने के बाद विकेट के अंदर आती है, पढ़ने के बाद विकेट से बाहर जाती है, तो इन स्विंग होती है और आउट स्विंग होती है, वहां भी उंगलियों के कौशल का प्रयोग होता है। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताया, पेपर में तो उतना नहीं आएगा, बट इससे आपको समझ में आता है अंतर सूक्ष्म गतिक कौशल का और स्थूल गतिक कौशल का। चलो खैर, वो एक अदर टॉपिक की बात थी। वैसे यहाँ पर मूल मुद्दे की बात यह है कि डिस्प्रेक्सिया क्या है, एक गतिक कौशल संबंधी विकार है। एक होता है डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित। अगर एप्रेक्सिया आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, ए माने नॉट, ऐसे ही आता है डिस्ग्राफिया। अब ग्राफिया माने लिखना, तो लिखने संबंधी कठिनाई। ठीक है, अगर डिस की जगह पे आ जाए ए ग्राफिया, माने बिल्कुल भी नहीं लिख पाएगा। क्योंकि ए का मतलब होता है नॉट, माने नहीं। कितनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलो, तो ये होगा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। फिर इनमें एक पॉइंट आता है
देखो, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन। को समायोजित बालक क्या होते हैं? डेलिक्वेंट्स। डेलिक्वेंट्स माने जो बाल अपराधी बालक होते हैं वो क्या होते हैं? और आपके जो मानसिक मंद, मेंटली रिटार्डेड, तो मेंटली रिटार्डेड बालकों का अब नामकरण अलग हो गया है ना। और भी उनके जैसे DSM 5 था, DSM 4 था, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, एक मैनुअल होता है जो APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उसको प्रकाशित करता है। और वो क्या क्लासिफिकेशन करता है? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन करता है, उनकी क्लासिफिकेशन करता है, उनके बारे में उसमें डेटा पब्लिश करता है। तो अभी वो मेंटल रिटार्डेशन बोलता था DSM 4 तक। एक नया DSM आ चुका है, DSM 5, जो लेटेस्ट चल रहा है, माने वो DSM 5 चल रहा है, मतलब वो जो मैनुअल आता रहता है। और उस DSM 5 में मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला गया है, ID। पहले उसको MR बोला जाता था। ठीक है। एक बात आपको ये जाननी है कि मैं उनके बारे में बात करूंगा, कल के दिन करूंगा, आज तो मैं कुछ और बात अभी थोड़ी और कर दूं कि एक क्वेश्चन ये है कि इस समावेशी शिक्षा को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान। तो यहां पर आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 चीजें बिल्कुल ध्यान करेंगे। एक होता है RPWD एक्ट 2016। ये एक्ट, इससे पहले भी एक एक्ट था, अब इसके आने से वो एकदम निरस्त हो गया। मतलब वो जो वर्तमान में एक्ट है 2016, इससे पहले का भी एक एक्ट था 1995 का था एक, तो PWD एक्ट 1995। तो RPWD का मतलब तो आप जानते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी। राइट का मतलब होता है राइट, आर का मतलब होता है राइट, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसा कुछ एक्ट है ये। तो ये जो एक्ट है अभी 2016 में लेटेस्ट आया है। इस एक्ट में जो डिसेबिलिटीज है, टोटल 21 टाइप की डिसेबिलिटी बताई गई हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन, इनमें क्या क्या हो, मतलब एग्जाम्पल और उनकी डेफिनेशन, मतलब उसका किसी डिसेबिलिटी में क्या है। जैसे कुछ नई ऐड हो गई है, इनके उदाहरण में दूं, जैसे अब जैसे जो रेगुलर थी वो तो थी, पर जैसे ड्वार्फिज्म और एसिड अटैक जो विक्टिम है वो, और लेप्रोसी क्योर्ड यानी कुष्ठ रोग से जो मुक्त हुए हैं वो, इस तरह की बहुत सारी नई डिसेबिलिटी, मतलब कुछ ऐसी डिसेबिलिटी जिनको जनरली है ना लोग डिसेबिलिटी पहले नहीं मानते, तो वो इसमें काउंट हुई है अभी ना। अब जो एसिड अटैक विक्टिम है ये थोड़ी, और ड्वार्फिज्म यानी बौनापन, आपकी लेप्रोसी क्योर्ड व्यक्ति है वो, और भी मतलब 21 है आप समझो। सिकल सेल एनीमिया, वो हीमोफीलिया, वो इसमें शामिल है। तो मतलब आंखों की, कानों की, ये तो हमेशा से थी, अभी भी है। चलने फिरने की गतिक निशक्तता इसको बोलते हैं, मोटर डिसेबिलिटी वो। लेकिन ये और भी बहुत सारी इसमें है, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उन पर हम बात करेंगे एक बार। एक तो संवैधानिक प्रावधान में आपको पता हो कि RPWD एक्ट 2016 में आता है, क्वेश्चन आ चुका है। एक आपको पता होना चाहिए यही जो मैं थोड़ी देर पहले बोला था, राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये क्वेश्चन भी आता रहता है, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। इसमें क्या चेंजेस लाए गए? पहले क्या स्थिति थी, अभी बच्चों को राइट मिल गया एजुकेशन का, तो क्या स्थिति है? समावेशी शिक्षा में कैसे आया कि समावेशी शिक्षा में ये सारी बातें की गई, संबंधित सारी बातें की गई है कि बच्चों के, निःशक्त बच्चों के लिए क्या विशेष प्रावधान करना चाहिए। प्लस इसमें एक बात तो ये है कि 6 से 18 निःशक्त बच्चों के लिए 18 वर्ष तक अलाउड। वैसे ये एक्ट जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान करता है, लेकिन निःशक्त बच्चों के संबंध में ये 6 से 18 वर्ष तक। भाई क्लास वही है, कक्षा 1 से कक्षा 8, 6 में बच्चा कक्षा 1 में होता है,
अगर कक्षा के हिसाब से देखें, और यहां से चलते चलते वो कक्षा 8 में आएगा, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। दिख रहा है क्या? चलो मैं ऊपर लिख देता हूं। ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए है, लेकिन सामान्य बच्चों के लिए जो आयु संबंधी प्रावधान है वो 6 से 14 वर्ष के लिए, लेकिन निःशक्त बच्चों के लिए यही जो प्रावधान है वो 6 से 18 वर्ष तक के लिए। माने कक्षाएं तो वही है, आरंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा आपको प्राप्त करनी, बट उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है उसकी समस्याओं को देखते हुए। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर समावेशी शिक्षा में, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल आपको एक जनरल आउटलाइन इस चैप्टर की आपको मिली होगी कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में ढेर सारे क्वेश्चन अब इसके आते हैं, और इवन आपका जो एमपी टेट का सिलेबस है इसमें तो 5 नंबर का एक्स्ट्रा अलग से दिया हुआ है। एमपी टेट के सिलेबस में 10 नंबर, 5 नंबर और 15 नंबर का इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। ओवरऑल हो जाते हैं 30 मार्क्स का आपका सीडीपी का, मतलब जो पहला सेक्शन है बाल विकास वाला, जो 150 में से जो आपके पहला वाला जो पोर्शन होगा, तो ये 5 नंबर दिए ना एक्स्ट्रा, ये 5 नंबर में समावेशी शिक्षा ही सिलेबस में दी हुई है। तो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि इस वाले चैप्टर का कितना महत्व है। ठीक है, तो हम ने ये चैप्टर शुरू किया, इसकी एक जनरल आउटलाइन आपने ली है। आज चैप्टर में सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 to 1, और चैप्टर खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन ढूंढ के जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं वो लगाना, और ये आपका भी कर्तव्य, मैं आपसे भी मांगूंगा, ऑफलाइन क्लास में बच्चों से मांगता हूं, क्या आज से ही आप ये काम शुरू कर देंगे? आपको होम